हेलो बच्चों। अ, आज मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अभी जो सीबीएसई बोर्ड की नई गाइडलाइन आई है और उसमें जो टॉपिक्स हटाए गए हैं उसमें से एक टॉपिक इसी का है। तो जब मैं आपको फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक आगे बताऊंगा तभी बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक आपको इसमें अब नहीं पढ़ना। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक वो बैंक होती है जो एपेक्स बैंक होती है कंट्री की। यानी कि एपेक्स का मतलब है कि वो एक ही बैंक होगी और दूसरी कोई ऐसी बैंक नहीं होगी। दूसरा, ये अकेली ऐसी अथॉरिटी होती है, एजेंसी होती है जो करेंसी इशू करती है। करेंसी इशू यानी कि करेंसी नोट प्रिंट करती है। किसी और के पास ऐसा लीगल राइट नहीं है कि वो करेंसी इशू कर पाए। तीसरी बात क्या है, ये कंट्री की मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करती है। तो कब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ानी है और कब घटानी है ये भी डिसीजन किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक ही करती है। फिर इट ऑल्सो कंट्रोल द या मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री के फॉरेन रिजर्व का भी मैनेजमेंट उस कंट्री की सेंट्रल बैंक ही करती है। इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और सबसे पहली बैंक जो सेंट्रल बैंक थी वो थी द बैंक ऑफ इंग्लैंड। और अमेरिका की सेंट्रल बैंक का नाम है द फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका। तो बच्चों, सबसे पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग नोट। सेंट्रल बैंक का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वो करेंसी को इशू करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वो सोल अथॉरिटी है करेंसी इशू करने की। तो कहते हैं इट इज हैज अ एक्सक्लूसिव राइट, मोनोपोली राइट होते हैं, यानी कि कोई और दूसरा नोट प्रिंट नहीं कर सकता। इसलिए इसे करेंसी अथॉरिटी करेंसी अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल बैंक बोलते हैं। यानी कि सेंट्रल बैंक के पास ही वो पावर है कि वो करेंसी को प्रिंट कर सकती है। द नोट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड अनलिमिटेड टेंडर्ड मनी। मैंने आपको जब मनी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था दो टाइप की मनी बताई थी, लिमिटेड टेंडर्ड मनी और अनलिमिटेड टेंडर्ड मनी। तो जो मनी इशू करने वाला सेंट्रल बैंक इशू करती है, जो प्रिंट करती है सेंट्रल बैंक, वो अनलिमिटेड टेंडर मनी होती है। यानी कि उसके पेमेंट को या उसके डेप्ट को आप या उसके जो प्रिंट नोट हैं उन्हें आप मना नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर आपको करना ही पड़ेगा। अनलिमिटेड कितना भी हो, जो भी अमाउंट होगा वो सारे अमाउंट के बराबर के नोट आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। दूसरा, करेंसी इशू करने का राइट केवल एक ही एजेंसी को दिया गया। उसका पीछे रीजन है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। अगर बहुत सारी बैंकें अलग अलग टाइप के नोट छाप दी तो फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाती, और जब यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो उसे मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही एजेंसी जब नोट प्रिंट करेगी तो फिर ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी और उनको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक वैसे ही काम करती है जैसे कमर्शियल बैंक कंज्यूमर के साथ काम करती है। तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम भी करती है, उसकी एडवाइजरी बॉडी भी है, फाइनेंशियल एडवाइजरी बॉडी है, और साथ में उसके एजेंट के रूप में भी काम करती है। तो सबसे पहले बैंक के रूप में कैसे काम करती है, तो गवर्नमेंट के अकाउंट को मैनेज करती है, गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और जरूरत पड़ने पर उसे लोन भी देती है। फिर एजेंट के रूप में कैसे काम करती है, तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं उन सिक्योरिटीज को परचेज करती है और सेल करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तीसरा है एडवाइजर, एडवाइजरी बॉडी भी है। तो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एडवाइस भी करती है।
बच्चों थर्ड फंक्शन है बैंकर्स बैंक। तो बैंकर्स बैंक कमर्शियल बैंक का जो कस्टमर के साथ रिलेशन होता है, अपने कस्टमर के साथ रिलेशन होता है, सेम रिलेशन सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक के साथ होता है। लगभग लगभग वही सारे फंक्शन, जैसे कमर्शियल बैंक में क्या होता है, कस्टमर जाता है और पैसा डिपॉजिट करता है, विड्रॉल करता है, जरूरत पड़ती है तो लोन भी लेता है। सेम वर्किंग कमर्शियल बैंक की किसके साथ होती है, सेंट्रल बैंक के साथ होती है। कमर्शियल बैंक भी अपने डिपॉजिट्स कहां देती है, अपने डिपॉजिट्स देती है वो सेंट्रल बैंकों को, किस रूप में, सीआरआर के रूप में। तो हर एक कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का एक पार्ट आरबीआई को डिपॉजिट करना पड़ता है, वो कहलाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट सेंट्रल बैंक को देगा। दूसरा, जब उसे जरूरत पड़ेगी तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन भी देगा। तो वही फंक्शन है जो कमर्शियल बैंक का कंज्यूमर के साथ है और सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक के साथ है। दूसरा है, दूसरी फैसिलिटी क्या करती है, दूसरी फैसिलिटी सेंट्रल बैंक देती है, वो है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये क्या होता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन होता है कि जैसे एक व्यक्ति किसी बैंक का कंज्यूमर है, एग्जाम्पल जैसे मैं अपना लेता हूं, तो मैं अगर एसबीआई का कंज्यूमर हूं और किसी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से मैंने कोई कमोडिटी परचेज की और मैंने उसके अगेंस्ट में, पेमेंट के अगेंस्ट में उसे चेक इशू किया, तो जो मैं चेक इशू करूंगा वो चेक किस बैंक का होगा, वो एसबीआई का होगा। लेकिन वो व्यक्ति जिसने चेक एक्सेप्ट किया वो है आपका पीएनबी का। तो उसे दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन वो मेरी बैंक में जाए और मेरे चेक से कैश निकाल ले। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो अपनी बैंक में जाए और मेरे वाले बैंक के चेक को अपने बैंक में, मतलब ड्रॉप बॉक्स होता है, उस ड्रॉप बॉक्स में डाल दे। वहां से क्या होगा, उस बैंक में से मेरे बैंक में से वो अमाउंट डिडक्ट होगा और उस व्यक्ति के पीएनबी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सब काम कौन करती है, ये सारे काम करती है सेंट्रल बैंक। ठीक है। फिर तीसरा क्या करता है, सुपरवाइजरी बॉडी भी है, यानी कि सेंट्रल बैंक सुपरवाइज करती है किसके, कमर्शियल बैंक कि वो जो गाइडलाइन सेंट्रल बैंक ने जारी किए हैं उन गाइडलाइन पर कमर्शियल बैंक फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही, स्पेशली सीआरआर और एसएलआर को लेकर वो इन चीजों का सुपरविजन करती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। तो जब कमर्शियल बैंक अपने ऑब्लिगेशन पे करने के लिए फेल हो जाते हैं, तब वो हर जगह से जब उन्हें कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती तो लास्ट में वो कमर्शियल बैंक किसके पास जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं और वो सेंट्रल बैंक उनकी हेल्प करती है, किस रूप में, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट के रूप में। तो सेंट्रल बैंक उनको जो लोन देगी वो उनकी अप्रूव्ड सिक्योरिटी के बिहाफ पर देगी। तो कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक को देंगी और सेंट्रल बैंक इसके बदले में कमर्शियल बैंक को कैश के रूप में लोन दे देगी। साथ में कमर्शियल बैंक जब लोन देगी तो ये भी चेक करेगी कि उससे मनी सप्लाई पर इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि कंट्री की मनी सप्लाई में अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की, क्योंकि जब लोन मिलेगा तो हो सकता है कि बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे दे और जब ऐसा करेगी तो फिर बाजार में इन्फ्लेशन आएगा। इसलिए जब वो लास्ट रिजॉर्ट के रूप में हेल्प करती है तो ये भी चेक करती है कि मनी सप्लाई पर इसका कोई इफेक्ट ना पड़े। फिर है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कंट्री की जो कोई भी फॉरेन करेंसी है उन सबको अपनी कस्टडी में रखती है और साथ में क्या करती है, इट एक्सरसाइज द मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग आप अभी फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे तो और अच्छे समझ में आएगा।
इट ऑल्सो एक्सरसाइज द मैनेज फ्लोटिंग टू एंश्योर द स्टेबिलिटी। तो करेंसी जो आपकी अपनी करेंसी है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे इंटरनेशनल मनी मार्केट में, इसलिए वो क्या करती है, मैनेज करती है करेंसी, किसको, फॉरेन एक्सचेंज के बिहाफ पर, अपनी कंट्री की करेंसी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। वो मैंने अभी आपको बताया था कि एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, और वही आप उस एग्जाम्पल के रूप में उसे वहां कोड भी कर सकते हैं। तो क्या करती है, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। तो अभी मैंने बताया था कि जैसे एक बैंक है, उसने अगर अपने कस्टमर ने उसने क्या कहते हैं 10,000 रुपए का चेक इशू किया, और जो दूसरी बैंक बी बैंक है उसके कंज्यूमर ने वो 10,000 का चेक एक्सेप्ट किया, तो दोनों के ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, और इस ट्रांजेक्शन को करने वाला अथॉरिटी कौन है, वो है आपकी सेंट्रल बैंक। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल कोड करके इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, लास्ट आपका है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। यही आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब आपको इसके डीप में जाकर, और दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट था, पहले इसमें से आपको अलग से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे। तो कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वालिटेटिव और एक दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। दोनों ही आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना, क्योंकि 2021 के सेशन में ये वाला पॉइंट अब आपको नहीं आना। तो बस आप क्या करो, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इसमें इतना ही लिख दो कि ये इसका प्रिंसिपल फंक्शन है, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, दो इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, वो होते हैं आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अच्छा बच्चों, एक और चीज मैं बता देता हूँ। कभी कभार आप अब इसमें जो आपके पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो केवल और केवल यही फंक्शन है, और इनमें से भी आपको केवल 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो कोई भी दो फंक्शन आपसे पूछ लेता है। तो आपको 4 नंबर पाने के लिए ये 7 फंक्शन याद कर लीजिए, और उसमें से कोई दो पूछ लेगा, दो दो नंबर के, तो आपका इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि कभी कभार कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस पूछ लेता है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। यही फंक्शन कमर्शियल बैंक नहीं करते, तो आपके आसानी से डिफरेंसेस भी हो जाएंगे। इन्हीं फंक्शन से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला फंक्शन क्या था, इट इज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी। तो सेंट्रल बैंक तो इशू करेगी, लेकिन कमर्शियल बैंक इशू नहीं करेगी। तो बस आपको क्या करना है, यही फंक्शन से डिफरेंसेस करने हैं। तो आपके इस तरह से दो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे 4 4 मार्क्स के। ओके।